नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का सफलता मंत्र पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज पर आधारित एक लाइव क्विज लेकर के आया हूं। और आज की इस क्विज में एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज की इस पूरी की पूरी क्विज में क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं, जिन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 5 सेकंड में देने होंगे मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद। ओके, तो मेरे आंसर देने से पहले सभी लोग आंसर देंगे। और हाँ, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंडिया के किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसी एनसीईआरटी पर आधारित आज की ये क्विज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? ये प्रश्न क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री से। आप सभी लोग 5 सेकंड में इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन ए 12 अगस्त सन 1765, ऑप्शन बी 17 अगस्त सन 1765, या फिर ऑप्शन सी 15 अगस्त 1765, या फिर ऑप्शन डी 27 अगस्त सन 1765। आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना होगा। ओके, और जिन लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स लेने हैं वो लोग अभी कभी सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 6 से लेकर के 12 तक के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 12 अगस्त सन 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। अब यहां पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले कहां की दीवानी मिली थी, या फिर सबसे पहले किस क्षेत्र के शासक बने थे? तो ये बंगाल ही है। जी हाँ, समझ लीजिएगा, 12 अगस्त सन 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। दीवान का अर्थ आप ये भी कह सकते हैं कि बंगाल का राजा इनको बना दिया था। ठीक है, अब दीवानी मिलने के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग, भूभाग का अर्थ होता है जमीन, जमीन के आर्थिक मामलों अर्थात जितना भी पैसा होगा, ठीक है, पैसा वाले मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब यहां पर यह क्वेश्चन मार्क है कि आखिरकार कंपनी को ऐसा क्यों लगने लगा था कि उनको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा। इसका उत्तर यह है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, और वहां के राजा को हराकर वहां के मुख्य शासक बन जाते हैं, तो आप वहां के शासक तो बन जाएंगे, लेकिन जो वहां की जनता है उसके नजरों में सम्मान तुरंत नहीं पा पाएंगे। और ये जो वहां का राजा है या फिर वहां जो शासन करने वाले पहले के लोग हैं उनके, ठीक है, जो यहाँ के शासन करने वाले पहले के जो लोग थे वो जनता की नजरों में उनका सम्मान अधिक होगा। ठीक है, अब अगर आप इन्हें हटाकर इन जनता के ऊपर राज करने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पर वक्त लगेगा। ठीक है, संभल संभल कर चलना होगा कि जनता सबसे बड़ी होती है, तो जनता के आगे थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। यही यहां पर अंग्रेजों का भी मानना था। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा था? ये प्रश्न भी पूछा चुका है सीटेट यूपीटेट के एग्जाम में। तो सभी लोग जल्दी से प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन ए सन 1777, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी सन 1790, ऑप्शन डी 1780। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सन 1770 में। जी हां, देखिए, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद में अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनसे बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है, और कोविड के समय में जितना खर्चा आ रहा है सरकार के ऊपर, आप देख रहे हैं कि जो प्रमुख धंधे हैं वो बंद चल रहे हैं। तो इससे क्या है ना कि अर्थव्यवस्था में संकट आ सकता है। ठीक है, अगर आप संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है तो आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, आर्थिक मतलब आंशिक रूप से हम लोग अपना काम चला रहे हैं, ऑनलाइन वाले सारे काम चालू हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बंगाल में क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई, ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो अपने यहाँ से सोना चांदी लाते थे, जिनसे यहाँ से चीजें, मसाले हो गए, कपड़े हो गए, ये खरीद कर ले जाते थे, तो वो अपने यहाँ से अर्थात ब्रिटेन से उन्होंने सोना चांदी लाना बंद कर दिया। ठीक है, और बंगाल से जितना इनको पैसा मिलता था उसी से यहाँ पर व्यापार करने लगे। ठीक है, अब जब अंग्रेजों की नीतियां इतनी अधिक सक्रिय हो गई, अंग्रेजों ने यहाँ से पैसा उठाना जाना चालू कर दिया, तो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट में फंसती जा
रही थी। इसी बीच सन 1770 में क्या हुआ, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इसमें बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, जो कि बंगाल की आबादी का उस समय लगभग 1/3 अर्थात 1/3 था। तो याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा सकता है कि बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को किस रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 6 से लेकर के 12 तक के नोट्स लेने हैं, वो लोग अभी के भी सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सफलता मंत्र ऐप पर आपको हमारे एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप नोट से परचेज कर सकते हैं। केवल 300 रुपए के नोट्स हैं। ओके, चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी। अब समझिएगा, देखिए स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। अब स्थायी बंदोबस्त क्या था, एक बार इसको भी आप समझ लीजिएगा। जब अंग्रेजी शासन वहां पर लागू हो गया था, ठीक है, लागू होने के बाद में वहां पर भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, इनकी नीतियां ये थी कि भाई हम किसी भी प्रकार का कोई भी स्थायी नियम लागू नहीं करेंगे, जब भी संभव हो सकेगा हम कर लेने के लिए जनता के पास पहुंच जाएंगे, उनसे कर लेंगे और वहां से चले जाएंगे। मतलब इनका कोई नियम नहीं इन्होंने बनाया था। फिर जब अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद इन्होंने नियम बनाए। ठीक है, नियम था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त जो था उसमें क्या किया गया था कि एक नियम राशि तय कर दी गई थी, नियत की भाई इससे ज्यादा हम आपसे कर नहीं लेंगे सालाना। ठीक है, अब जो कर लेने वाले थे जनता से वो थे राजा और तालुकदार, जिनको जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़िएगा। ठीक है, नोट्स में आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो राजा थे वहां पर जो पहले शासन कर चुके थे और जो तालुकदार थे, उन दोनों लोगों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, उन्हें लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है, महालबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किस अंग्रेज ने तैयार की थी। देखिए, ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिन पर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि महालबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। आप सभी के उत्तरों को हम देख रहे हैं, किस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, और आप सभी लोग इसी प्रकार से लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये एनसीईआरटी की फ्री क्लास है आप सभी लोगों के लिए, और इसी प्रकार से हम आगे भी क्लास लेकर आएंगे। और जो लोग नए हैं अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा देना। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात हॉल्ट मैकेंजी। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए, कहां पर, जो बंगाल था, बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था जिसका नाम है महालबाड़ी बंदोबस्त तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया था। कब? 1822 में लागू किया गया था। ठीक है, अब ये भी व्यवस्था आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में ही मिल जाएगी, आप जाकर पढ़ सकते हैं। हमारा आज का पांचवा सवाल आप सभी लोगों के सामने है, रैयतबाड़ी व्यवस्था को किसने विकसित किया। रैयतबाड़ी व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी व्यवस्थाएं विकसित की गई थी सारी की सारी आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में मिल जाएंगे। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी टॉमस मुनरो, ऑप्शन डी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। आपका आंसर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये विद्वानों की सभा चल रही है। विद्वानों की सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात टॉमस मुनरो ने। ठीक है, अब इसको एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी, इसमें क्या था, सरकार को काफी घाटा होने लगा था और इससे जनता को भी काफी घाटा हो रहा था। ठीक है, सरकार को घाटा हो रहा था, आगे चल करके जनता को तुरंत घाटा हो रहा था, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त में शर्तें थी, सबसे बड़ी शर्त ये थी कि भाई इसमें जो राशि तय कर दी गई कि भाई इतना राजस्व लेंगे, इसमें कभी भी सरकार इजाफा नहीं कर सकती थी, अंग्रेज सरकार। ठीक है, और जनता को इसमें असुविधा ये थी कि भाई जो राशि तय की गई थी वो अत्यंत अधिक थी,
क्योंकि सरकार का ये मानना था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो आगे चल करके हमारे पास जो राशि आएगी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, इनका मानना था कि आगे चल करके जो आज आपको ज्यादा ही राशि लग रही वो धीरे धीरे अपने आप आपको कम लगने लगे, क्योंकि पैदावार भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल रही थी। इसके बाद में इस व्यवस्था को और कहीं भी लागू नहीं किया गया था। ठीक है, अब राजस्व बंदोबस्त की जगह पर नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किए जाने लगे थे। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयत बाड़ या फिर रैयत बाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, नील विद्रोह कब शुरू हुआ? भाई नील विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, नील विद्रोह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1859। जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव क्विज में दीजिएगा। आपका आंसर 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। और हाँ, याद रखना, जो लोग लाइव वीडियो नहीं देख पा रहे हैं वो लोग हमारे आंसर देने से पहले अपना आंसर अवश्य दें। तो हमारे आज के इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात मार्च 1859 को। ओके, मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था और नील विद्रोह शुरू हुआ था। अब यहां पर प्रश्न एक और बनता है कि आखिरकार नील विद्रोह क्यों हुआ था, जानते हो? चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नील की खेती कराने के लिए सरकार प्रेशर डालती थी कि भाई आप नील की खेती करिए, क्योंकि सरकार को जो नील मिलता था, ठीक है, वो यूरोप में बेचते थे, और जो हमारे यहाँ का नील था ये अन्य पौधों से अधिक अच्छा रंग देता था। नील की जो नील विद्रोह हुआ था ये एक नील पौधे की वजह से हुआ था, नील के पौधे की वजह से। और नील की पौधे की विशेषता ये थी कि वो बहुत ही अच्छा रंग देता था। ठीक है, अब जो नील का पौधा था, ठीक है, ये अपने भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता था, इसी वजह से भारत में इसकी सबसे ज्यादा मांग थी। तो अंग्रेज यहाँ पर नील की खेती करवाते थे। और जो नील का पौधा था उसकी एक मतलब बहुत ही बुरी आदत ये थी कि उसकी जो जड़ें हैं जमीन में काफी अंदर तक जाती थी, और अंदर तक जाने के बाद में जमीन की सारी ताकत खींच लेती थी। इसके बाद में वहां पर कोई भी उसी साल दूसरी खेती कर पाना मुश्किल होता था। इसीलिए जो यहाँ के रैयत थे, रैयत बाड़ थे, रैयतों का अर्थ होता है किसान। ठीक है, तो जितने भी किसान थे उन्होंने नील विद्रोह किया था कि भाई हम नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, और इसकी खेती करने के लिए इनको परेशान भी किया जाता। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको इसे पढ़ना है तो क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़िएगा। हमारा आज का 7वां सवाल, महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए सन 1900, ऑप्शन बी सन 1917, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। तो जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव क्विज में, लाइव चैट में दीजिएगा। ओके, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सन 1917 में। ओके, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी इससे पहले यूरोप में कई आंदोलन चला चुके थे जो कि अहिंसक थे। ठीक है, मतलब उसमें हिंसा नहीं थी। और यहाँ पर जब वो आए थे तो उनको एक किसान ने न्योता दिया था कि आप भाई हमारे पास आइएगा। ठीक है, बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर के नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया था। फिर 1917 में महात्मा गांधी ने इस दौरे के बाद में नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 8वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? दरअसल आज के क्वेश्चन सारे के सारे क्लास 8 की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही है। तो आप लोग विशेष तौर से याद रखना कि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा 8वां सवाल है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? ऑप्शन ए प्रायोज्यता, ऑप्शन बी संसाधन, ऑप्शन सी उपयोगी वस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। ओके, ये भी क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और इसके बाद में आपको सारे के सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही मिलने वाले। तो हमारे आज के इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात संसाधन। याद कर लीजिएगा, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। याद कर लीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं, फिर कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो आप उसका उत्तर देंगे एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता। अगर उस चीज की हमें उपयोगिता, अगर वो उपयोगी चीज है, ठीक है, अगर उसकी हमको आवश्यकता पड़ती है, फिर प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पर अभी आपको और प्रश्न मिलेंगे। हमारा आज का 9वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से अजैव संसाधन है? मृदा, चट्टाने, खनिज या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन और जैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं, तो आप हमको जल्दी से बताइएगा कि अजैव संसाधन इन चारों में से कौन से हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, आप लोग 5 सेकंड में आंसर दिया करें। ओके, हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात चट्टाने, मृदा, खनिज, तीनों। ओके, समझिएगा अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मृदा हो गई, चट्टानी हो गई, खनिज पदार्थ हो गए, ठीक है, लकड़ी हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैव संसाधन की, तो जैव संसाधन सजीव होते हैं। अजैव का अर्थ होता है निर्जीव और जैव का होता है सजीव, ठीक है। तो जैव संसाधन में पौधे आ गए, जंतु आ गए, ठीक है, ये सभी जैव संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 10वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, किससे? प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन सी मानव संसाधन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, देख लीजिएगा 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी तो आपको होगी। हमारे आज के सवाल का जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात प्राकृतिक संसाधन। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, इन तीन में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, संसाधनों को। और इनमें जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 11वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है? देखिए विद्वानों की सभा चल रही है और विद्वानों की सभा में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। सभी लोगों को आंसर देना है बढ़ चढ़कर। ओके, तो हमारे आज का सबसे पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन सी मानव संसाधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिए कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है। मैंने भी आपको बताया कि संसाधन केवल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव, ठीक है। मानव भी एक प्रकार का संसाधन ही है और हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात मानव निर्मित संसाधन। अब समझिएगा कि आखिरकार कैसे और क्यों। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है, ठीक है, समझिएगा। कभी कभी जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो तब संसाधन बनते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं होता है जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लौह अयस्क की कई सारी हमारे यहाँ पर खदानें हैं, पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। तो लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक हमने लौह अयस्क से लोहा बनाना नहीं सीखा था। लेकिन जब लोगों ने लौह अयस्क से लोहा बनाना सीख लिया तो ये एक मानव निर्मित संसाधन हो गया, ठीक है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़कें, मशीनें और वाहन बनाने के लिए करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 12वां सवाल, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। भाई विद्वानों की सभा है और प्रत्येक व्यक्ति विद्वान है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लीजिएगा। सभी भाइयों बहनों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 30। और इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात 30%। यहाँ पर प्रतिशत होगा, ठीक है, सा लिखना भूल गया हूं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर भूमि है। याद कर लीजिएगा, ठीक है, भूमि अर्थात जमीन। बाकी के 70% पर क्या है? पानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 13वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव किस मंडल में पाए जाते हैं? हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ठीक है, किस मंडल में पाए जाते हैं? जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या फिर स्थल मंडल? आई थिंक इसका आंसर आपको दे देना चाहिए। ये प्रश्न आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी से मिल रहा है। ओके, तो हमारे आज के इस सवाल का जवाब होगा, अभी जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं।
हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात जैव मंडल। याद कर लीजिएगा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक संकरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर ये तीनों मिलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जैव मंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो जैव मंडल जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं, वहां पर जैव मंडल पाया जाता है, जहां पर जीवन होता है। ठीक है, अगर इन तीनों की उपस्थिति नहीं होगी तो वहां पर जीवन नहीं होगा, और जहां पर जीवन होगा वहीं पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पाया जाएगा। वन्य जीवन और प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। तो जहां पर ये तीनों मिलते हैं वहां पर ये पाया जाता है, ठीक है। और जैसे जिसे हम जैव मंडल कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया जैव मंडल में सभी जीवित जातियां, ठीक है, जीवित रहने के लिए सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती हैं, संबंधित और निर्भर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 14वां सवाल, ये आज का काफी डिमांडेड क्वेश्चन है और इस पर कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम्स में। प्रश्न ये कि गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए नदियों का दूषित जल, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी गिद्धों का अत्यधिक शिकार, ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी दवाइयां। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग आंसर दे रहे हैं और आपके अगर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स लेने हैं तो अभी कभी सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो ऐप पर आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री के एडवांस नोट्स हैं, वो अभी तक ऐसे नोट्स किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशक दवाइयां। आप समझिएगा, गिद्ध क्या करते हैं कि मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक है, एक अपमार्जक है। आपने देखा होगा कहीं पर, अगर आपने देखा कि कोई भैंस, बकरी, कुत्ता या फिर अन्य कोई जीव मरा पड़ा है तो उसे गिद्ध जाकर खाने लगते हैं, ठीक है। आजकल तो गिद्ध बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और गिद्ध ही नहीं, आजकल आपको चिड़ियां भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये सारा का सारा नेटवर्क का खेल है, जो तरंगे निकलती इन्होंने चिड़ियों को मार दिया है, ठीक है। और अफवाह तो ये भी फैले कि 5G नेटवर्क की वजह से इंसान भी अब मरने लगे, ठीक है। वैसी अफवाह है, ये सच्चाई मुझे नहीं पता है। अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो गिद्ध क्या है? गिद्ध एक अपमार्जक है और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, ठीक है। किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशक दवाइयों से किया जाता है, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे जानवरों का उपचार किया जाता है, ठीक है। तो इनसे जिन जानवरों का उपचार किया जाता है, गिद्ध द्वारा अपमार्जन से उनकी किडनी खराब हो जाती है और वे मारे जाते हैं। समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास में एक भैंस है और आपने क्या किया, उस भैंस के वो भैंस बीमार पड़ गई और आपने उस भैंस का इलाज करवाया। अब इस भैंस के इलाज में इन तीनों में से किसी एक दवा का उपयोग किया गया, जो कि पीड़ानाशक दवाइयां हैं, ठीक है। और वो भैंस बच नहीं पाई बल्कि मर गई। मरने के बाद में आपने क्या किया, किसी गड्ढे में या फिर किसी दूर क्षेत्र में उस भैंस को फेंक दिया। अब उस भैंस को खाने के लिए वहां पर गिद्ध आए, गिद्ध ने उस भैंस को खा लिया, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत खाया और चला गया उसका पेट भरने के बाद में। अब जो भैंस उसने खाई है, ठीक है, जो मांस उसने खाया है वो उसके पेट में गया, ठीक है। उस मांस के साथ में उस भैंस के अंदर जो दवा डाली गई थी, इन तीनों में से वो दवा भी उसके अंदर गई। जब वो दवा भी उसके अंदर गई तो उसकी वजह से गिद्ध की किडनी खराब हो जाती है उस दवा की वजह से, ठीक है। और किडनी खराब होने की वजह से वो मर जाती है। यही कारण है गिद्धों के लुप्त होने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 15वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत कई सारे हैं लेकिन गैर परंपरागत स्रोत कौन सा? जल्दी से आप 5 सेकंड में आंसर देने का प्रयास किया करें और मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी। आप समझ लीजिएगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, अगर हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की बात करते, गैर की बात करेंगे, ठीक है, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि, ठीक है। जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी मिलती है पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस, ठीक है, और एवं भूतापीय ऊर्जा। ये सारी की सारी जो ऊर्जाएं हैं
आपकी गैर परंपरागत स्रोत हैं, और परंपरागत स्रोत में आपके आते हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि। ठीक है, तो ऊर्जा के दो ही स्रोत होते हैं, एक परंपरागत स्रोत, एक है गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, दोनों हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 16वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर जल्दी से 5 सेकंड में आप लोग दीजिएगा। 4, 5, 8 या फिर 3? 5 सेकंड में आपको आंसर देना है। देखिए टाइम बहुत हो रहा है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अब कवर करूंगा, लेकिन एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो बहुत ही गलत बात है, अभी कभी लाइक कर दीजिएगा। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 4। जी, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि वन, घास स्थल, ठीक है, गुल्फ और टुंड्रा। मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर होगा 4। ठीक है, इनमें से मैंने आपको यहाँ पर 4 दे दिए। सबसे पहला वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा गुल्म और चौथा है टुंड्रा। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने ना, तो आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़िएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ में हमारा आज का 17वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की परिस्थिति के एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैव मंडल निचय, चिड़ियाघर, वन्य जीवन अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान? जल्दी से इसका आंसर हमको 5 सेकंड में आप लोग लाइव चैट में दीजिएगा। आपका आंसर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक ये आंसर आपको मतलब थोड़ा सा प्रश्न समझने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान खोला जा रहा है, वहां पर राष्ट्रीय उद्यान खोला जा रहा है, तो जो भी ये राष्ट्रीय उद्यान खोले जाते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट किया। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए, ठीक है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों और पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए, देखिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई सारे जीव नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, कई सारे जीवों की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही हैं, हमें वो आजकल देखने को नहीं मिलती। कई सारी चिड़ियां हैं जो आजकल हमको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, कई सारे जीव हैं जो हमको देखने को नहीं मिलता, तो इनकी रक्षा के लिए, ठीक, इनकी रक्षा के लिए प्राकृतिक क्षेत्र खोले जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कि भाई इतने क्षेत्र इनका लिए रिजर्व है। ठीक है, उनको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर ये रहते। आगे बढ़ते हमारा आज का 18वां सवाल आप सभी लोगों के सामने। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून आप लोगों ने कई बार सुना हो कि मानसून यहाँ आ गया, वहां आ गया, लौटते मानसून से यहाँ वर्षा होती, जाते हुए मानसून से वहां वर्षा होती। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, क्या आप जानते हैं? अरबी, फारसी, लैटिन या फिर संस्कृत? जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। आई थिंक कि आपको इसका आंसर पता होगा, सभी लोग विद्वान हैं और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जल्दी से लाइव क्विज में बता दीजिएगा। आप किस क्षेत्र से हैं, आपका जिला कौन सा है, आपका नाम क्या है, जरूर बताया करें। ओके, तो हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात अरबी भाषा। जी, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया। किससे? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया। और मौसम शब्द का अर्थ होता है मौसम। क्या? मौसम शब्द का अर्थ होता है मौसम, और मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, और किसी स्थान पर अनेक, यहाँ पर वर्षा ने अनेक वर्षों होगा। ठीक है, तो अनेक वर्षों लगभग 30 से लेकर के 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो ये मानसून शब्द है ये मौसम से निकला, और मौसम का अर्थ होता है मौसम। ठीक है, और मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा सुबह को मौसम कुछ और होता है, शाम का मौसम कुछ और होता है। ठीक है, तो मौसम दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, और किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों, जिसमें आप 30-35 वर्ष की गणना कर सकते हैं, तो 30-35 वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते कहा जाता है कि यहाँ की जलवायु आर्द्र है, वहां की ऐसी है। ठीक है, अगर भारत की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही असमानता देखी जाती है। आगे बढ़ते हमारा आज का 19वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव क्विज में दीजिएगा। आप जल्दी से इसका आंसर लाइव चैट में दीजिएगा, और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ एंड तक बने रहना। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीटेट, यूपीटेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी से हर एक एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये बात पूर्ण सत्य है। आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश।
शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर, कहां पर, स्थल भागों से लौटकर अर्थात जमीनी भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, ठीक है, जो क्या ऋतु जो होती है, ठीक है। और यह मानसून के लौटने का समय होता है। शरद ऋतु के समय क्या होता है, जो हवाएं होती हैं, जो पवन होती हैं, ये स्थल भागों से लौटकर अर्थात मैदानी भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं और ये मानसून के लौटने का समय होता है, ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 20वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी उच्चावच, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। आपका आंसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो आप जल्दी से आंसर हमको लाइव चैट में दे सकते हैं। ओके, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो 5 सेकंड में दिया करें। आपका आंसर सही होता है गलत होता है इस पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि हमारी लाइफ की जितनी भी निगेटिव चीजें होती हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं। अगर आपका आंसर गलत हुआ इसके बाद में आपको सही आंसर पता चलता है तो आप उस प्रश्न को हमेशा याद रखेंगे। और बाई चांस अगर आपने कोई तुक्का लगाया और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया तो आप उस आंसर को कभी याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। मतलब वो तुक्का वाला याद नहीं रहता है। हमारे आज के सवाल का आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, किसी भी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, ठीक है, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नता का अभाव देखने को मिलता है। रेगिस्तान में गर्मी मिलती है, ठीक है, कश्मीर में आपको सर्दी मिलती है, इसी प्रकार से अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से आपको मौसम देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण ऊंचाई, ठीक है, और समुद्र से दूरी, उच्चावच और वहां की स्थिति के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेफिक्र होकर के लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का 20वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मुंबई, मौसिनराम, ऊटी या फिर केरल? जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में दीजिएगा। और जो लोग आंसर दे सकते हैं वो लोग जरूर आंसर दिया करें। और आप सभी लोग विद्वानों की सभा चले, विद्वानों की सभा में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्नों का तांडव मचा हुआ यहाँ पर, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 5 सेकंड में आंसर देने का प्रयास किया करें और हमारे आज के सवाल का जवाब होगा मौसिनराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मौसिनराम में होती है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। याद कर लीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। अगर मैंने ऑप्शन दिया होता मेघालय तो आई थिंक कि सभी लोग इसका आंसर दे पाते, क्योंकि ये प्रश्न इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 21वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, भारत में उच्च कटिबंधीय वर्षा वन कहां पाए जाते हैं? प्रश्न ये है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी राज्यों में, या फिर ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, मैं 5 सेकंड में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो 5 सेकंड हो चुके हैं, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। याद कर लीजिएगा, देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और ये वर्ष में, ये जो वन होते हैं ना उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये वर्षों में अलग अलग समय जो वर्षा होती है, ठीक है, तो वर्षा के अलग अलग मतलब पूरे वर्ष में अलग अलग समय अपनी पत्तियां गिराती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब पतझड़ का समय आता है तो मैदानी इलाकों में जो पेड़ होते हैं वो एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता और ये इतने अधिक घने होते हैं, ठीक है। और इन वनों में क्या होता है, वर्षों में अलग अलग समय पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है। फलता भी हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सदाबहार वन किसे कहते हैं तो आप ये इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। याद कर लीजिएगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 22वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन,
पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन? जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में नीचे दीजिएगा। और इसी के साथ में आप ये भी बताइएगा कि आप किस क्षेत्र से, आप किस जिले से आते हैं, किस प्रदेश से हैं, या फिर आप किस एरिया से हैं। ओके, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। याद कर लीजिएगा, हमारे देश के अधिकांश भाग में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका उत्तर भी आप जान चुके हैं तो समझ भी लीजिएगा, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक, तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर याद करके रखा होगा मानसूनी वन। ठीक है, और वो लोग कह रहे हो कि सर आपने मानसूनी वन उदाहरण क्यों नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो एक प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे उत्तर तो एक ही होता है, लेकिन उस उत्तर को कई प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन को आप यहां पर लिखिएगा, इनको आप लोग मानसूनी वन भी कह सकते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्षा की एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 23वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? क्या वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन ए अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन बी सितंबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन सी दिसंबर के पहले सप्ताह में, ऑप्शन डी नवंबर के पहले सप्ताह में। इसका आंसर 5 सेकंड में आपको देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, अधिक समय नहीं है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ओके, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 24वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? ये जो ज्वालामुखी मैग्मा होता है इस पर बात की जा रही है। तो जो द्रवित मैग्मा होता है, अर्थात गरम गरम मैग्मा होता है, पिघला हुआ, वो ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? जीवाश्म युक्त सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल, या फिर अग्नेय सेल? जल्दी से इसका आंसर हमको लाइव चैट में आप लोग दीजिएगा। आपका आंसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आंसर आपको जल्दी से देना है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात अग्नेय सेल। याद कर लीजिएगा, इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो अग्नेय सेल प्राथमिक सेल दोनों एक ही होते हैं, आप लोग इनको अलग अलग मत समझिएगा। अग्नेय सेल दो प्रकार की होते हैं, एक अंतर्भेदी अग्नेय सेल और दूसरे होते हैं बहिर्भेदी अग्नेय सेल। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ही सवाल है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मिलेगा। जिन लोगों को क्लास 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स लेने हैं, वो लोग अभी के भी सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड करें। ऐप के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आकर के आप लोग नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, हमारा आज का 25वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहां पाई जाती है? कहां पर जंगली बकरी कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र में, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में जंगली बकरी कहां पाई जाती है भारत में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग आंसर देंगे, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास से उम्मीद है। ठीक है, और अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी है तो एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। ठीक है, कि एनसीईआरटी की इतनी तगड़ी क्लास आज आपको मिली है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ आदि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, हिम तेंदुआ हो गए, जंगली बकरी हो गई, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 26वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहां है? जंगली गधे का, गधे मतलब गधे का नाम सुनते ही आप काफी कुछ सोचने लगते हैं। ठीक है, तो गधे कहां पाए जाते हैं, वो भी जंगली। इनका प्राकृतिक निवास स्थान कहां है? कच्छ के रण में, हिमालय क्षेत्र में, पश्चिम राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में, या फिर पूर्वी घाट में? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको 5 सेकंड में देना था, और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात कच्छ के रण में। याद कर लीजिएगा, भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 27वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है? किसका एशियाई शेरों का निवास स्थान किस वन में है? पश्चिमी घाट, सुंदरवन, हिमालय क्षेत्र में, या फिर गिर वन में? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा 5 सेकेंड में। ओके, और हाँ, एक बात विशेष तौर से याद रखना कि उत्तर सभी लोगों को देना है, कोई भी यहां पर छूटा नहीं रहेगा। ठीक है, आपको उत्तर आता हो तो दीजिएगा, नहीं आता है तो भी दीजिएगा। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात गिर वन में। जी हाँ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हाथी तथा एक सींग वाला जो गेंडा है, ये असम के जंगलों में
जंगलों में घूमते हैं, ठीक है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई सारे जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान बताया, जिसमें सबसे पहले बाघ को बताया। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, और ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं गुजरात के गिर वन में, तो यहाँ पर स्थायी मतलब एशियाई शेरों का निवास स्थान कहाँ पर, गुजरात के गिर वन में। हाथी एक सींग वाला गेंडा, ये असम के जंगलों में घूमते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हाथी की, तो केरल में भी मिलते हैं, कर्नाटक में भी मिलते हैं, ठीक है। और ऊंट की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। हमारा आज का 28वां सवाल आप सभी लोगों के सामने है। टाइम काफी हो रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा देखते हुए चलिएगा, ठीक है। हमारा आज का 28वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? तथ्य, ग्लोब, एटलस या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न यूपीएससी का है, लेकिन आप लोग इस प्रश्न को भी समझ लीजिएगा। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात एटलस। ओके, जब बहुत सारे मानचित्रों को हम एक साथ रख देते हैं तो वह एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों का विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। तो याद कर लीजिएगा, जब बहुत सारे मानचित्रों को हम लोग एक साथ रखते हैं, रख दिया जाता है, तो उसको एटलस कहते हैं, ठीक है। और एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 29वां सवाल आप सभी लोगों के सामने, भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किन चीजों को देखा जाता है? किसमें? भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किन चीजों को देखा जाता है? मैदान, नदियों, पर्वतों या फिर उपरोक्त सभी? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। लाइव चैट में आप लोग आंसर दे सकते हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। और जिन लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स लेने हैं, सफलता मंत्र ऐप को डाउनलोड करें। सफलता मंत्र ऐप पर आपको हमारे एनसीईआरटी हिस्ट्री के एडवांस नोट्स मिल जाएंगे। हमारे आज के सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जिसमें पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, नदियां आते हैं, महासागर आते हैं इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर देंगे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, ठीक है। प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। प्राकृतिक आकृति में आपके पहाड़ आते हैं, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, नदियां आती हैं, महासागर आते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 30 के, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों, ठीक है, किस किसको? राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देश, राज्यों, ठीक है, तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, एटलस, राजनीतिक मानचित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, तो 5 सेकंड में आंसर दीजिएगा, फिर इसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। ओके, तो 5 सेकंड जल्द ही हो जाते हैं। आप सभी लोग आंसर दिया करें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात राजनीतिक मानचित्र। याद कर लीजिएगा। देखिए, राजनीतिक मानचित्र में हम देश, उनकी सीमाओं को देखते हैं, ठीक है। देश, राज्य, शहर, ठीक है, इनकी सीमाओं को देखते हैं। और जो प्राकृतिक मानचित्र होते हैं, ठीक है, एक मिनट, जो भौतिक मानचित्र होते हैं उसमें हम लोग प्राकृतिक आकृतियों को देखते हैं। और इसमें हम लोग जो राज्य संबंधी होते हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं, वो इसमें राज्य, नगर, शहरों और गांव की सीमाओं को दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे आज की इस क्विज में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी लाइव क्विज अच्छी लगी है, ये बिल्कुल पसंद आई, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली क्लास मैं कब लेकर के आऊं। और अगर आप जानते हैं कि मेरा कौन सा YouTube चैनल है, मैं किस चैनल पर पढ़ाता हूं, तो एक बार जरूर बता देना। कहां पर? लाइव चैट में नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां पढ़ाता हूं, तो उन लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल जो अगली क्लास मैं लेके आऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहां पढ़ाता हूं, कौन हूं। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। जिन लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स लेने, वो लोग सफलता मंत्र ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां से जाकर के आप एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं। और बाकी सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी की क्लासेस वहां पर मैंने आपको उन सभी के नोट्स और कोर्स सफलता मंत्र ऐप पर आपको मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर के आप बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।